लास्ट क्लास में जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा और ये हमने सीखा कि अगर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम भी करी थी और हमने ये सीखा था कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको हम mv² लिख सकते हैं या हम उसको m⍵² लिख सकते हैं। डिपेंड करता है हमें v दिया है या ओमेगा दिया। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन हम इसके ऊपर करते हैं कि एक स्ट्रिंग से एक मास यहाँ पर है और दूसरा मास यहाँ पर है। तो दो स्ट्रिंग्स हो गई एक्चुअली और ये दो मास इस तरीके से बंधे हुए हैं और इनको मैंने एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा दिया है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस बात को आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज ओमेगा से घूमती है, चाहे वो रॉड हो या एक रस्सी हो, तो उसके हर एक पॉइंट के पास सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है। मतलब इसके पास भी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी, इसके पास भी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी। अगर इसका मास m1 का है, इसका मास m2 का है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन निकालने के लिए मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और एक स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। तो अगर इस रस्सी में टेंशन T1 है तो स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है, तो इसने इसको T1 के टेंशन से इधर पुल किया होगा और इसी रस्सी ने इसको भी T1 के टेंशन से इधर पुल किया होगा। दोनों टेंशंस T1 की अपने अपने तरफ। और इस मास को इस रस्सी ने किसी दूसरी टेंशन T2 से पुल किया होगा, तो T2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लेंथ की जहां तक बात है तो ये दिया हुआ है कि यहां से यहां तक की लेंथ मान लो L की है और यहां से यहां तक की लेंथ भी चलो फिलहाल L की ही मान लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है और इस मास को अगर देखते हैं तो इस मास को जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो T1 लग रहा है, सिर्फ T1 लग रहा है। और हम लिख सकते हैं कि F = m⍵²r में से इसका मास m1 का है, एंगुलर स्पीड ओमेगा की दोनों की सेम है m1 ओमेगा², और ये जिस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस आप क्या कह सकते हो, ये पूरा उसका रेडियस होगा, क्योंकि इस तरीके से सर्कल में वो घूम रहा होगा, ये पूरा उसका रेडियस होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2L के बराबर। तो अगर हमको टेंशन T1 चाहिए थी तो T1 की टेंशन हमको मिल गई, T1 = m1 ओमेगा² 2L। अब आते हैं इस मास के पास, और इस मास के पास अगर हम देखेंगे तो दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है T2 का और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है T1 का। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, कहने का मतलब ये T2 इधर है और T1 इधर है, तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ आएगा वो आ जाएगा T2 माइनस T1 का। तो T2 और T1 में से नेट फोर्स लिखेंगे T2 माइनस T1 और लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स = m2 का मास, एंगुलर स्पीड ओमेगा² और इस सर्कल का रेडियस L के बराबर होगा, क्योंकि ये जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसका रेडियस L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, T1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो T2 की वैल्यू जब निकालोगे तो T1 की वैल्यू पुट करके इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो m1 ओमेगा² 2L प्लस m2 ओमेगा² L, यहाँ से आपको T2 की टोटल वैल्यू मिल जाएगी और इस तरीके से दोनों ही रस्सियों में टेंशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि इस तरीके से एक कोई सरफेस हम बनाते हैं, और ये इस सरफेस का इंटरनल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट है। इसका कुछ ना कुछ रेडियस r का होगा। अगर हम इसमें कोई ब्लॉक लें और ब्लॉक को यहां पर कहीं पे रख दें पीछे वाली सरफेस से टच कराकर, और फिर हम इसको कोई वेलोसिटी दे दें इस तरफ, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो ब्लॉक है ये उस सरफेस से टच करते करते, बाउंड्री से टच करते करते सर्कल में घूमने लगेगा। ठीक है, और अगर ये ब्लॉक बाउंड्री से टच करते करते सर्कल में घूम रहा है, फ्रिक्शन कहीं पर नहीं है, तो मैं पूछ सकता हूं कि इसके ऊपर टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा हो। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक
is sliding against the outer wall, then find the contact force on it। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन से आते हैं, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस क्वेश्चन में नो फ्रिक्शन, तो मतलब फ्रिक्शन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जो भी कांटेक्ट फोर्स आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन से आएगा। कितने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे इसके ऊपर? दो लगेंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर की तरफ लग रहा है, उसको N1 कहता हूँ, जो कि डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, सीधे ग्राउंड के अंदर जा रहा होगा, जो कि इसके वेट mg को बैलेंस कर लेगा। और एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, थोड़ा 3 डायमेंशनल है, समझने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लग रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा? जो पीछे की दीवार है जिससे वो सटा हुआ है, जिसके सट के वो मोशन कर रहा है, उसने इसके ऊपर एक N2 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो N1 होगा इसके वेट mg को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, और सर्कल में अगर ये मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? यही नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर की तरफ लग रहा है, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और आप लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r इस सर्कल का रेडियस है। क्योंकि दो नॉर्मल रिएक्शन है, तो अगर आपसे पूछूं कि टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है या टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो N1 ऊपर की तरफ है, N2 इस तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन आप कह सकते हो N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही उसके कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी हो जाएगी कि mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में मोशन करवा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि इस तरीके से एक सिलेंडर है मान लो, और इस सिलेंडर के सरफेस से अगर मैं कोई ब्लॉक टच करा के रख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर इस सिलेंडर को मैं रोटेट करा दूं किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये ब्लॉक बिना गिरे वहीं पर रुक भी सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस r as फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ठीक है, इसकी सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। फाइंड द मिनिमम ओमेगा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट फॉल। ये ब्लॉक नीचे ना गिरे तो हम इसको कम से कम कितने ओमेगा से घुमाएं। तो आप ये समझे कि जब ये सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और पीछे वाली जो दीवार है या सरफेस है, इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। यही नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और ये इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्योंकि ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है तो वहीं रुका होगा, और इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन देगा। बाकी और कौन से फोर्स लगेंगे? बिल्कुल mg नीचे लगेगा, जो कि इसको नीचे लाना चाहेगा, बट फ्रिक्शन इसको लगकर रोकने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के कोशिश कर दे इसको नीचे गिरने से, तो हम कह सकते हैं कि अब ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसी है जिसमें कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। और फ्रिक्शन स्टैटिक इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक है, क्योंकि कोई भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो अब हम आते हैं कि इक्वेशंस क्या बनाएं। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि इसमें ओमेगा दिया है तो m ओमेगा स्क्वायर r करेंगे।
और दूसरी इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये mg को गिरने से रोक रहा है, तो दूसरी इक्वेशन इसकी बना देंगे। और हमको ये भी पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है कितनी, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये तीसरी इक्वेशन होगी। तो बस इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन होती है, तो ये म्यू इनटू एन लिख देंगे। और एन कितना है, एन एम ओमेगा स्क्वायर आर है, तो यहां से आ जाएगा म्यू इनटू एन, एन था एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस म्यू इंटू एन, एन हम यहां से रख देंगे जो कि एम जी के बराबर है, तो एम जी के बराबर कर देंगे। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर जी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू आर। ये वो ओमेगा चाहिए कम से कम, ज्यादा ओमेगा होगा बहुत तेजी से घूमेगा तो बिल्कुल नहीं गिरेगा, लेकिन ये कम से कम ओमेगा इतना होना चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक अपनी जगह से नीचे ना गिरे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम जिसमें कि हमने ब्लॉक को गिरने से रोका। और क्या प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी जो सर्कुलर मोशन होता है, जैसे मान लो ये एक डिस्क है या रोटेटिंग टेबल है, अगर ये रोटेटिंग टेबल है तो ये अपनी एक्सिस में घूम सकती है, और अगर ये अपनी एक्सिस में घूमती है ये टेबल, तो अगर आपने इसकी सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया है तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इसको धीमे घुमाएं ओमेगा से तो ये ब्लॉक भी इसके साथ सर्कल में घूमने लगे। तो ब्लॉक हमने इसके ऊपर रख दिया है, ब्लॉक भी टेबल के साथ घूमता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर सर्कल में अगर ये ब्लॉक घूम रहा है तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और आप सोचो कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहता और नीचे टेबल स्लिप करती रहती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन फ्रिक्शन अगर होगा तो ये ब्लॉक भी टेबल के साथ घूमता रहेगा। अगर आप ओमेगा को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक बाहर की तरफ भाग जाएगा? मतलब अगर बहुत ज्यादा ओमेगा से घुमा दोगे तो ये ब्लॉक बाहर की तरफ भाग जाएगा, और अगर ये बाहर की तरफ भागने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, और जब तक ये बाहर की तरफ नहीं भाग रहा है तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक होगा। जैसे ही आप ज्यादा कर दोगे ये बाहर की तरफ भाग जाएगा, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। लेकिन कम ओमेगा से घुमा रहे होगे तो सेंटर की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसको बाहर जाने से रोक रहा होगा। और अगर जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस आर के बराबर है, तो आप इस ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप ब्लॉक को दूर रखते जाओगे तब भी रेडियस बढ़ेगा, तब भी फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो फ्रिक्शन एक लिमिट तक जा सकता है, जैसा आपको पता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन दो कंडीशन में बढ़ सकता है, या तो मैं ओमेगा बढ़ा दूंगा तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, या मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर हम दो केसेस सेपरेटली कंसीडर करते हैं, और सेपरेटली कंसीडर करने में पहला केस होगा कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे कि जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो ओमेगा भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल हम रेडियस को फिक्स करके रखे हैं, रेडियस को नहीं बदल रहे। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। और नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि जो ऊपर की तरफ लगेगा ये नीचे की तरफ जो उसका वेट लग रहा होगा mg के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को mg के बराबर कर सकते हैं, तो म्यू mg इज इक्वल टू एम ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। यहां से हमको ओमेगा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी ओमेगा मैक्स की वैल्यू, रूट ओवर म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई आर। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम कितने ओमेगा से घुमाया जा सकता है, तो मैक्सिमम इतने ओमेगा से घुमाया जा सकता है। दूसरा केस, जैसा मैंने कहा कि इसमें दो केसेस आ सकते हैं कि मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस में क्या होगा कि ओमेगा हम नहीं बदलेंगे, ओमेगा नहीं बदलेंगे, बट हम इसको दूर करते जाएंगे। जब दूर करते जाएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा, तब भी फ्रिक्शन बढ़ सकता है। और हम इसमें लिखेंगे कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वही म्यू एम जी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर मैक्स।
और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेडियस आएगा ये हो जाएगा म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे दो केस हमने पढ़े एक में हमने ओमेगा को मैक्सिमम बताया कितना होगा और एक पे हमने रेडियस को बताया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, दोनों में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप ओमेगा को बढ़ाते जाओगे तो रेडियस को कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा करेंगे ये ब्लॉक स्लिप करके बाहर की तरफ जाकर गिर जाता है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें यही डिस्क के ऊपर अगर हम ब्लॉक को रखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। मैक्सिमम रेडियस एट विच ब्लॉक कैन मूव इन अ सर्कल is radius r. Find the maximum radius in which block can move in a circle without slipping if angular speed is doubled। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ब्लॉक जो है वो आर के रेडियस में घूम सकता था बिना स्लिप किए हुए, लेकिन अगर हम एंगुलर स्पीड को दुगना कर देंगे तो ऑब्वियसली वो रेडियस जो होगा वो कम होना पड़ेगा। तो जैसे हमको पता है कि जो फ्रिक्शन होता है ये एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा और ये ब्लॉक को स्लिप नहीं करने देगा। जब भी कहता है कि स्लिप नहीं करने दे रहा है मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के उसको रोक रहा होगा। आप कह सकते हो कि पहले ये था, बाद में ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ गया है, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पहले की एंगुलर स्पीड ओमेगा थी तो रेडियस आर था, बाद में एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा की हो गई तो बाद का रेडियस आर डैश है जो हमको निकालना है। तो मास सेम है वो कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर आर डैश। तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4। मतलब जो नया रेडियस जिसमें इसको सर्कल में घुमाया जा सकता है उसका रेडियस आर बाई 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर ओमेगा की जगह स्पीड का कोई टर्म आता, जैसे मैं आपसे ये पूछ सकता था कि मैक्सिमम स्पीड विथ विच कार या कोई साइकिल हो या स्कूटर हो कोई भी हो, कार कैन मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विदाउट स्लिपिंग। तो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है इसका, बस यहां पर हम ओमेगा की बात कर रहे हैं तब स्पीड की बात आ जाएगी। तो ये कोई सर्कल है जिसमें कोई कार मोशन में है और जो उसकी स्पीड है वो v के बराबर है और रेडियस मान लो r के बराबर। आप जब भी कोई जैसे साइकिल चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, आपको टर्न लेना है तो बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न लोगे तो वो स्लिप हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा स्पीड से सर्कल में नहीं घूम सकते। तो एक मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे हम सर्कल में घूम सकते हैं। और अगेन यहाँ पर वही फ्रिक्शन का ही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड कर देंगे तो कार बाहर की तरफ स्लिप करके भाग जाएगी। तो यहाँ पर यही स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये सर्कल में घुमाने में मदद करता है और हम लिख सकते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ में v निकालना है इसलिए मैं v का टर्म यूज कर रहा हूं। जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो स्पीड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, क्योंकि रेडियस हमने फिक्स किया है किसी सर्कल में घुमाना है, तो स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक समय फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम
वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी के बराबर होता है, आपको पता है सर्कुलर मोशन में। तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये मास और मास कैंसिल हो जाएगा और वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर म्यू आर जी। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि वो जो कार है या स्कूटर है या साइकिल है, कोई भी चीज है, ये सर्कल में घूम सकती है। म्यू आपको पता ही है कि इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली स्टैटिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये इस तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है और जी ग्रेविटी है। ये मैक्सिमम स्पीड है और जब स्पीड मैक्सिमम होगी तभी फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। अगर आप स्पीड को कम कर दोगे, स्पीड को मैक्सिमम से कम कर दोगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं कि फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ कार moving in a circle of radius 10 meter and radius 10 नहीं 100 मीटर ले लो, 100 मीटर and friction coefficient 0.1 with speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैक्सिमम स्पीड से वो कितने से घूम सकता था। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर जी। म्यू कितना है, 0.1 का है, रेडियस है 100 का, ग्रेविटी है 10 की, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैक्सिमम स्पीड से जब घूम सकता है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन घूम कितने से रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये मैक्सिमम स्पीड से घूमता तभी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता, जो कि म्यू इंटू एन या म्यू इंटू एम जी के बराबर किया जा सकता है। लेकिन वो अगर घूम रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा तो स्टैटिक, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगा और उसको म्यू इंटू एन नहीं लिख सकते। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे आएगा, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है तो mv स्क्वायर बाई आर कर देंगे। मास कितना दिया है इसका, मास हमको कार का नहीं दिया है तो कार का मास देना चाहिए। मास ऑफ द कार इज इक्वल टू मान लो 1000 kgs हमको दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 kgs। स्पीड कितनी दी है 5 का स्क्वायर और रेडियस कितना दिया है 100 मीटर, तो यहाँ से 250 न्यूटन इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और ये मैक्सिमम नहीं है, चेक कर सकते हो मैक्सिमम कितना लगता, म्यू एम जी। म्यू कितना है 0.1, एम कितना है 1000, ग्रेविटी कितनी है 10, कितना आता 1000 न्यूटन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और वो तब लगती जब वो मैक्सिमम स्पीड से चलता। लेकिन अगर स्पीड मैक्सिमम नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम नहीं है, तो इसको हम mv स्क्वायर बाई आर से फाइंड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। तो कोनिकल पेंडुलम होता क्या है इसको समझते हैं। कोनिकल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग हम लेते हैं और स्ट्रिंग को हम किसी सीलिंग या छत से बांधते हैं और फिर इसके एंड में एक मास अटैच कर देते हैं और फिर इसको हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस मास का, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही है और इस सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो अगर ये मास घूम रहा है सर्कल में, तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स टेंशन टी का यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, और एक फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे। अगर इस एंगल को हम थीटा कहते हैं तो यहाँ पे थीटा के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे,
एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आ जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी थीटा आप कह सकते हो। टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको टी कॉस थीटा कह सकते हैं, और टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है। जब इसको सर्कल में घुमाया जा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी सर्कल में घूमने की, या हम एक एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा की। देखिए, हम ऐसा मानेंगे कि ये सर्कल में एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। स्पीड भी मान सकते थे, एंगुलर स्पीड भी मान सकते हैं। तो अगर अब बात करते हैं कि अब फोर्सेस की, डायनामिक्स की बात करते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो टी साइन थीटा का फोर्स है, ये mg को बैलेंस, सॉरी टी कॉस थीटा का जो फोर्स है ये mg को बैलेंस करके रखेगा। एक तो ये कह सकते हो, और दूसरा ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है, इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो टी साइन थीटा का है, और ये टी साइन थीटा का जो फोर्स है इसकी वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला होगा, और इस टी साइन थीटा को हम m ओमेगा स्क्वायर r लिख देते हैं, जहां पे r रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है। अगर हम सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन करते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमको टेन थीटा मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, या ओमेगा की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि कितना एंगल इसने वर्टिकल से घुमाया है और रेडियस ऑफ द सर्कल आर पता है, तब ओमेगा की वैल्यू बता सकते हो। जनरली आपको रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं दिया रहता है। अगर मान लेते हैं कि ये हाइट h की है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h की है, और स्ट्रिंग की लेंथ l की है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखते तो tan थीटा की, और ये रेडियस r है। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि tan थीटा की क्या वैल्यू है, तो आप कहते हैं tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से देख के tan थीटा की वैल्यू r डिवाइडेड बाई h के बराबर होनी चाहिए। और अगर हम tan थीटा की वैल्यू r डिवाइडेड बाई h यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू r बाई h यूज कर लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर g डिवाइडेड बाई h, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू r बाई h पुट करेंगे तो r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जब ये कोनिकल पेंडुलम में जो एंगुलर स्पीड होती है जिससे ये सर्कल में घूमता है, इसकी वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एच होती है। मतलब एंगुलर स्पीड सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि ग्रेविटी कितनी है और ये हाइट कितनी है। हाइट के हिसाब से उसका ओमेगा जो होगा वो फिक्स रहेगा। तो अगर आप इस एंगल को चेंज करते हैं लेकिन हाइट अगर उसकी सेम रहती है, एक लंबी स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें एंगल बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी हाइट अगर सेम रहती है तो आप ये कह सकते हो कि एंगुलर स्पीड भी हमेशा सेम रहेगी। अब सर्कल घूमने का समय कितना होता है? एक सर्कल को कंप्लीट करने का समय जो होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड हमें कभी भी निकालना होता है, हम इसको एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड होता है कि 2 पाई का एंगल अगर उसने घूमा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर दोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर h डिवाइडेड बाई g। ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड याद रख सकते हो। ये अगर हम लोग ने एसएचएम अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर इसका आइडिया लिए कहाँ से आया, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर स्पीड होती है वो थीटा डिवाइडेड बाई टाइम होती है। ठीक है। ये एंगुलर स्पीड निकालने का फॉर्मूला था। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से जब घूमता है, एक पूरा चक्कर जब काट लेता है उसमें जो समय बीतता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और पूरा चक्कर काटेगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। पूरा चक्कर काटने में ये थीटा 2 पाई हो जाएगा, और पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगाएगा वो कैपिटल टी हो जाएगा। तो कैपिटल टी को आप इधर ले जाते, ओमेगा को इधर ले आते, तो टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा हो जाता। और आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि जब कोनिकल पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है। कोनिकल पेंडुलम क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि इसका शेप कोन की तरह आपको दिखेगा, ये सर्कल में घूमता जाएगा और एक कोन का फॉर्म ये हमेशा बना रहा होगा। ठीक है। अगर इसी चीज के ऊपर मैं आपसे एक सवाल ये पूछता कि ये एक मास है और ये एक दूसरा मास, ठीक है,
ये दोनों ही सर्कल में घुमाए गए और दोनों का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। ये इस तरीके से सर्कल में घूमता है और ये बड़े सर्कल में घूमता है। लेकिन ये दोनों की जो हाइट्स हैं वो इक्वल है, हाइट्स इक्वल। दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं। ये एंगल कुछ θ1 होगा, ये एंगल कुछ θ2 होगा, दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं, लेकिन हाइट दोनों की सेम है। और अगर हाइट दोनों की सेम है तो आप ये कह सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू होती है √g डिवाइडेड बाई h, और क्योंकि हाइट सेम है तो दोनों की एंगुलर स्पीड्स बराबर होंगी, ठीक है। साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√h/g। अगेन हाइट दोनों की सेम है तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी दोनों का सेम होगा। तो अगर दो कोनिकल पेंडुलम सेम हाइट पर रोटेट करते हैं तो दोनों के पास सेम टाइम पीरियड होता है, सेम एंगुलर स्पीड होती है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ कोनिकल पेंडुलम as time period t1 when string makes an angle of 60 degrees and time period t2 when string makes an angle of 30 degree with vertical, ठीक है। आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा। फाइंड रेशियो ऑफ T1 is to T2। तो आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। एक बार हमने कोनिकल पेंडुलम को वर्टिकल से 30 डिग्री पर घुमाया और एक बार वर्टिकल से 60 डिग्री पर घुमाया। क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√h/g। इसमें कहीं पे थीटा का टर्म नहीं आया है, लेकिन हाइट हमको नहीं दी। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग से कोनिकल पेंडुलम बनाते हैं और यह एंगल थीटा होता है, ये हाइट h होती है, और अगर हमको थीटा के टर्म में वैल्यू लिखनी है तो आपको ये समझना है कि दोनों केस में वही स्ट्रिंग रहेगी तो लेंथ उसकी सेम रहेगी। एक बार थीटा कुछ और होगा और बाद में थोड़ा सा उसको और ऊपर उठा देंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, हाइट घट जाएगी। तो h बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, लेकिन l सेम है। तो अगर मैं l के टर्म में लिखना चाहूँ तो आप ये लिख सकते हो, इस ट्राइंगल में आप ये कह सकते हो कि जो cos थीटा की वैल्यू है ये h डिवाइडेड बाई l है, या h की वैल्यू हो जाएगी l cos थीटा। h को हम l cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमने h को l cos थीटा लिख दिया तो यही टाइम पीरियड बन जाएगा 2π√l cos थीटा बाई g, ठीक है। इस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं l cos थीटा बाई g। इस बात को समझते हुए कि स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी, ग्रेविटी सेम रहेगी, थीटा बदल जाएगा तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √cos थीटा। तो पहला टाइम पीरियड बाय दूसरा टाइम पीरियड इज इक्वल टू √cos थीटा 1 बाई cos थीटा 2। पहले कितना एंगल था, 60 डिग्री था, बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हो जाएगा cos 60 डिग्री बाई cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोनों टाइम पीरियड का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। इसमें क्या है कि आपको दिया है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन। मतलब रस्सी में 10 न्यूटन से ज़्यादा की टेंशन नहीं हो सकती है। 10 न्यूटन तक रस्सी नहीं टूटेगी, 10 से ज़्यादा में रस्सी टूट जाएगी। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg is rotated in conical
pendulum of radius 1 meter. Find the maximum angular speed of particle. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको ये समझना है कि हम बहुत ज़्यादा उसको टेंशन नहीं दे सकते हैं। 10 न्यूटन से ज़्यादा की टेंशन में वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हो सकती है। अच्छा, अब जहाँ तक एंगुलर स्पीड के फॉर्मूला का सवाल है, या अगर हम बेसिक से जाएं तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि टी इधर लगता है, यह एंगल थीटा होता है। इधर हमको पता था कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो यहाँ टी कॉस थीटा आ जाता था। सेंटर की तरफ टी साइन थीटा आ जाता था और नीचे की तरफ एम जी आ जाता था। ठीक है, ये टी हमको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। अब क्योंकि हमको मास दिया है 0.1 kg है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन है, तो हम अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं तो टी कॉस थीटा को एम जी के बराबर कर सकते हैं और टी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 10 कॉस थीटा और एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 0.1 इंटू ग्रेविटी इज 10, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/10 आ गई। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/10 के बराबर होनी चाहिए और टी साइन थीटा की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। आपको ये बताया है कि टी साइन थीटा ने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया होगा, उसका एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। कॉस थीटा अगर 1/10 है तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1/100, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 99/100। ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। टी की वैल्यू हमको पता है अगेन 10 के बराबर है। साइन थीटा की वैल्यू है रूट ओवर 99/100 इज इक्वल टू मास है 0.1, ओमेगा हमको निकालना है और रेडियस हमको 1 मीटर का दिया हुआ है। यहाँ से ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 0.100 हो जाएगा और यहाँ से 100 अगर है और यहाँ से 10 बाहर आएगा तो 10 रूट 99 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 10 रूट 99। इतने ओमेगा से हम उसको मैक्सिमम सर्कल में घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ऊपर प्रॉब्लम्स करी हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि कहीं पर कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है जो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को बदलेगा। ठीक है, अगर कहीं पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है तो हॉरिजॉन्ट जो उसकी टेंजेंशियल स्पीड होती है सर्कल में घूमने की वो भी बदलने लगती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आने पर वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो हम लोग ये पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पर हम उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ले आएंगे। जैसे हो सकता है कि जब फैन को आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में उसके पास कोई भी स्पीड नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाती है, इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है जो सर्कल में घूमने की उसकी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, आप इस केस को इमेजिन कर सकते हो कि फैन की ब्लेड्स जो होती हैं उसके ऊपर अगर आपने कोई एक छोटा सा बॉक्स रख दिया है, तो आप जब फैन को ऑन करते हो तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है एक समय के बाद वो बॉक्स स्लिप करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और कब तक बाहर नहीं आता है और फ्रिक्शन कैसे यहाँ पे यूजफुल होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आने से क्या क्या चीज़ों में चेंज आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी भी रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी रहेगा क्योंकि वही सर्कल में घुमाता है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स एक एडिशनल आ जाएगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हाँ, उसमें जाने के पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। कि आपने देखा होगा कि कई बार हाईवेज में रोड जो होती है वो फ्लैट नहीं होती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो उसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो वो बैंकिंग ऑफ रोड से क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या हम ज़्यादा स्पीड से सर्कल में घूम सकते हैं वगैरह, क्योंकि हमको पता है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है तो
तो मैक्सिमम स्पीड जिसे सर्कल में घुमा जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया आज की क्लास में, वो रूट ओवर म्यू आर जी के बराबर होता है। लेकिन अगर सरफेस टिल्टेड होगी तब क्या मैक्सिमम स्पीड उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कितना होगा वो हम पढ़ेंगे, जो बैंकिंग ऑफ रोड में आता है। उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी स्ट्रिंग से बांध के किसी स्टोन को घुमा रहे हैं, तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो उसके बारे में कैसे स्टडी करनी है वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो उसमें हमें वर्क और एनर्जी थ्योरम का थोड़ा बहुत यूज होगा, जो मैं आपको पहले से बता दूंगा कि कैसे हमको यूज करना है, तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।